हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 115 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में तुर्की में भूकंप। तो दोस्तों, तुर्की में भूकंप आया तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ क्षति हुआ था और ये कितने सारे मकान घर गिर गए थे। तो इसके पीछे क्या कारण है कि मतलब भूकंप जो आया किस कारण से आया, ठीक है। जो प्लेटें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, कौन सी प्लेटों को टकराने के बाद वहाँ भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, इन सभी मुद्दों को आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो कह रहा है कि चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो हाल ही में दक्षिण पूर्वी तुर्की शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला से प्रभावित रहा, जिसमें पहले भूकंप जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 थी को तुर्की में एक सदी में सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के रूप में वर्णित किया गया है। देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो यह भूकंप स्ट्राइक शिल्प भूकंप था जो अपेक्षाकृत कम गहराई पर उत्पन्न हुआ था। इसे तुर्की के संदर्भ में वर्ष 1939 के बाद से सबसे खराब आपदा के रूप में वर्णित किया जा रहा है। वर्ष 1939 का भूकंप एर्जिनकन भूकंप था, जिसने एर्जिकन मैदान और कैलकिट नदी घाटी में अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। गौरतलब है कि कुछ ही घंटों के भीतर उसी क्षेत्र यानी सीरियाई सीमाओं के निकट दक्षिण पूर्वी तुर्की में 4 या उससे अधिक तीव्रता कम से कम 41 और भूकंप दर्ज किए गए। इस भूकंप से तुर्की और सीरिया दोनों प्रभावित हुए। उसका अगला देखते हैं कि शक्तिशाली भूकंपों की स्थिति जो है स्थिति में आशंका जताई जाती है कि अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में आफ्टर शॉक्स की स्थिति बनी रह सकती है। आफ्टर शॉक्स की स्थिति क्या है, तो आफ्टर शॉक्स क्या है, तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो है आफ्टर शॉक्स भूकंप का एक क्रम है जो किसी फॉल्ट पर एक बड़े मेन शॉक अर्थात प्रमुख भूकंपीय झटके के बाद उत्पन्न होता है। आफ्टर शॉक्स भूकंप का क्रम है, किंतु उन्हें अधिक सटीक रूप से निम्न परिमाण या कम तीव्रता के झटकों के रूप में वर्णित किया जाता है, जो मुख्य भूकंप या मुख्य झटके यानी भूकंप के क्रम में सबसे बड़ा भूकंप के बाद आते हैं। यानी आफ्टर शॉक जो है वह जो सबसे बड़े भूकंप आ जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे तीव्रता वाले भूकंप जो यानी कम तीव्रता वाले भूकंप लगातार आते रहते हैं, उसे आफ्टर शॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हालांकि वे समय के साथ मंद होते जाते हैं, वे बहुत बड़े मेन शॉक के लिए दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों तक जारी रह सकते हैं। और यह बड़े मेन शॉक के बाद क्या होता है कि हफ्तों यानी कई दिनों, कई हफ्तों, महीनों या वर्षों तक वह लगातार भूकंप आते रहते हैं। आफ्टर शॉक से नुकसान होने की संभावना क्या है, ठीक है। तो हालांकि आफ्टर शॉक्स मुख्य भूकंपीय घटना की तुलना में कमजोर होते हैं, किंतु वे महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि तुर्की में मूल भूकंप के बाद हुई महत्वपूर्ण क्षति आफ्टर शॉक्स का परिणाम रही है। यानी जो रिपोर्ट में आया है, रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तुर्की में जो मूल भूकंप के बाद जो ये आफ्टर शॉक्स जो आया उसके वजह से बहुत ज्यादा क्षति हुई है। अगला है कि जो बुनियादी संरचनाएं मुख्य मतलब भूकंपीय झटके के कारण पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, वे बाद में आफ्टर शॉक्स के कारण ढह गई। और कह रहा है कि जो कई सारे जो महल थे यानी बिल्डिंग थे, वह जो तेज भूकंप आया था उसके वजह से जो क्षति हो गया था और नहीं गिरा था, लेकिन आफ्टर शॉक्स के वजह से वो जितने भी भूकंप है वह धीरे धीरे गिरता चला गया। उसके बाद है कि तुर्की और सीरिया भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में अवस्थित है। ये बिल्कुल सही है। देखेंगे यहाँ पे स्थिति की कहाँ पे है तुर्की, ठीक है। देखेंगे जिस क्षेत्र में भूकंप आया है वह अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक नामक एक प्रसिद्ध भूकंपीय भ्रंश रेखा के साथ अवस्थित है, जो उत्तरी, मध्य और पूर्वी तुर्की से होकर गुजरती है।
ये अनातोलिया प्लेट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे तुर्की की स्थिति है और यहाँ से क्या है कि ये देख सकते हैं, ये फॉल्ट बना हुआ है, ये फॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है अनातोलिया, ये क्या है कि समुद्र की ओर, यानी ये पश्चिम की ओर खिसक रही है और यहाँ पे तुर्की है, जिसके वजह से यह भूकंप का झटका बार बार यहाँ पे महसूस हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यह एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है ना। हालांकि हिमालय क्षेत्र जितना सक्रिय नहीं है, जो भूकंप के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। क्या? जो अपना हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। क्यों यहाँ पे हिमालय क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पे अभी भी सक्रिय है प्लेट, और यूरेशियन प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उन दोनों में अभी भी जो अभिसारी क्रिया है, अभिसारी क्रिया अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि पहले हिमालय की ऊंचाई 8,848 था मीटर। अभी देखे सुनने अभी विज्ञानों के अनुसार क्या है कि 8,800, कभी 49 के बाद अब 50 मीटर के मतलब दिखाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय की ऊंचाई, जो एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई है, ठीक है। अगला है कि हाल के वर्षों में 5 या उससे अधिक तीव्रता के बड़े भूकंप अधिक बार नहीं आए हैं। यूएसजीएस के अनुसार वर्ष 1970 के बाद से इस क्षेत्र में 6 या उससे अधिक तीव्रता के केवल 3 भूकंप आए हैं। इस क्षेत्र में आखिरी बड़ा भूकंप जनवरी 2020 में आया था। अगला है कि इस क्षेत्र में भूकंपीयता अफ्रीकी, यूरेशियन और अरब प्लेटों के बीच परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। और यहाँ जो भूकंप आता है, ये देख सकते हैं नीचे की है अरब सागर की प्लेट, जो मतलब समुद्री प्लेट है। इधर क्या है? अफ्रीकी प्लेट, जिसमें अनातोलिया की प्लेट भी आती है, ठीक है। उसके बाद है इधर क्या है? यूरेशियन प्लेट। तो ये तीनों प्लेट क्या है? आपस में यहाँ पे क्या है कि मिले हुए हैं, ठीक है। इन तीनों में क्रियाएं होती है, अभिसारी अपसारी भी क्रियाएं होती है, संरक्षी क्रियाएं होती है। तीनों क्रियाएं होने की वजह से ये भूकंप का मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं कि अरब प्लेट उत्तर की ओर संचालित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अनातोलिया प्लेट का पश्चिम की ओर थोड़ा सा संचलन होता है, जहां तुर्की अवस्थित है। होता यह है कि अनातोलिया प्लेट जो है, यानी अफ्रीकी वाला प्लेट, ये क्या है? ये पश्चिम की ओर क्या हो रहा है? घिसक रही है आगे की तरफ। और जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट और क्या अरब प्लेट, ये अरब प्लेट जो है ये उत्तर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है, ये संरक्षी अगर क्रियाएं जानती है, मतलब संरक्षी गति, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे, और ये यूरेशियन प्लेट है, ये किधर है? दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पे सिर्फ अनातोलिया प्लेट के क्या हो रहा है? अपसारी हो रहा है, बाकी ये दोनों प्लेट में क्या हो रहा है? अभिसारी क्रियाएं हो रही है, जिसकी वजह से ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र अधिक माना जाता है। उसके बाद है कि तुर्की में भूकंप का खतरा, ठीक है। तो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के टेक्टोनिक्स, जिसमें तुर्की, सीरिया और जॉर्डन शामिल है, अफ्रीकी, अरब एवं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के साथ साथ अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के बीच जटिल अंतःक्रिया का प्रभाव है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग अभिसारी अपसारी क्रिया, संरक्षी क्रिया नहीं समझ रहे हैं, तो आप एक शब्दों में समझ ले कि जैसे ये 2 प्लेट है, ठीक है, 2 टेक्टोनिक प्लेट है, और ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे के विपरीत गति कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपसारी क्रिया, यानी एक दूसरे के दूर हटना है ना एक दूसरे से, यहाँ पे अपसारी गति हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि एक दूसरे के सामने आ रहा है, यानी एक दूसरे के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे अभिसारी क्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हो रहा है, वह अपसारी क्रिया की वजह से हो रहा है, कि यानी जो यूरेशियन प्लेट है, वह यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर मूव कर रही है, और जो इंडियन प्लेट है, यानी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वह उत्तर की ओर मूव कर रही है, यानी एक दूसरे के सामने मूव कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? वलन की क्रिया होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ज्यादा घनत्व वाले प्लेट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो कम घनत्व वाले प्लेट होते हैं उसके ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि यूरेशियन प्लेट वो कम घनत्व वाले हैं, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उठते जा रहा है,
ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं कि इस तरह से क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे ये एक दूसरे के सामने आया तो ये क्या होता है, इस तरह के यहाँ पे तो क्या है, एक दूसरे को यानी जो कम घनत्व वाली प्लेट है, ठीक है, ये इसको वलन कर दिया जाता है, यानी उसको उठा दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये खुद क्रियाएं होती है और ये जो अधिक घनत्व वाले हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, मूव कर जाता है। और संरक्षित जो गति होती है, ठीक है, वह एक दूसरे के विपरीत होता है लेकिन समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और जो अरबियन प्लेट है वह इन दोनों में क्या हो रहा है, तो अभिसारी क्रिया हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये ये क्या है, अल्टोनिक प्लेट में, एनाटोलियन में, ठीक है, प्लेट में क्या हो रहा है, एनाटोलियन प्लेट में तो ये अपसारी क्रिया हो रही है ना, और संरक्षित क्रिया भी हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे। वैसे भूकंप वाले अगर कभी हम टॉपिक लेके आए तो वहां पे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे तुर्की अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो दो प्रमुख भ्रंश सीमाएं बनाती है, अर्थात उत्तरी अनातोलियन भ्रंश NAF जो पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्वी अनातोलियन भ्रंश EAF दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। अगला है कि NAF लाइन यूरेशियन और अनातोलियन विवर्तनिक प्लेटों का मिलन बिंदु है। और यहाँ पे आएगा जो क्या आपके प्रीलिम्स में आ जाएगा, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक चीज है कि ST जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे क्या है कि यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट और ये नीचे हो गया क्या, इंडियन प्लेट। तो यहाँ पे दोनों जो मिलती है, ठीक है, वह STSZ यानी क्या है, तो इसको कहा गया है कि मतलब जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, दोनों की जहाँ पे मिलती है, ठीक है, जहाँ पे अभिसारण क्रिया होती है, दोनों के सीमांत जो भाग है, इन सीमांत भाग को STSZ कहा जाता है, अर्थात यानी सिंधु व्यांसंगपो सचर जोन है, ठीक है। तो यानी क्या है, सिंधु व्यांसंगपो जो नदी है चीन का, वहां पे है, ठीक है, और भ्रंश कहलाता है ये। तो इसी तरह क्या है कि उत्तरी अनातोलियन भ्रंश, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्वी अनातोलियन भ्रंश EF है जो दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तृत है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं NAF और EF, यह किन दो प्लेटों के बीच की सीमांत है। तो देखते हैं कि जो NAF लाइन है यूरेशियन और अनातोलियन विवर्तनिक प्लेटों का मिलन बिंदु है, ठीक है। तो NAF क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में आ सकता है कि NAF किन दो विवर्तनिक प्लेटों का सीमांत भाग है, ठीक है, ये भी आ सकता है इस तरह से। तो क्या कहेंगे आप, यूरेशियन प्लेट और अनातोलियन प्लेट के बीच दोनों के जो सीमांत भाग है NAF है, यानी उत्तरी अनातोलियन भ्रंश, है ना। उसके बाद है कि जिसे विशेष रूप से विनाशकारी के रूप में जाना जाता है। और विनाशकारी प्लेट कब होगा, जब अभिसारी क्रियाएं होगी, अभिसरण होगी, यानी अभिसरण क्रिया क्या होगी, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएंगे, ठीक है, वहां पे विनाशकारी होगी, यानी इसे विनाशकारी के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है कि NAF यानी उत्तरी तुर्की में दाई पार्श्विक स्ट्राइक शिल्प संरचना है, जिसे यूरेशियन और अफ्रीका के संबंध में अनातोलियन ब्लॉक के पश्चिम की ओर स्थानांतरित गति को समायोजित किया जाते हैं। और ये जो है क्या है कि अरबियन प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे संरक्षित गति होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत है लेकिन समानांतर है, ठीक है। EAF जो है अनातोलियन प्लेट और उत्तर की ओर बढ़ने वाली अरब प्लेट के बीच विवर्तनिक सीमा है, ठीक है। तो हमें NAF देख लिए और EAF देख लिए। तो EAF जो है किन दो प्लेटों के बीच का सीमांत मतलब है, विवर्तनिक सीमा है या सीमांत भाग है, तो किसके बीच, तो अनातोलियन प्लेट और किसके बीच, अरब सागर की जो प्लेट है, ठीक है, अरब प्लेट, उन दोनों के बीच EAF, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनातोलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के बीच जो है वह क्या है, NAF है, नॉर्थ अटलांट यानी अनातोलियन फॉल्ट है, ठीक है। और अनातोलियन प्लेट और अरब प्लेट के बीच ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है।
तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जिस तरह से भारत के यानी जो इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उन दोनों के बीच जो है STSZ, ठीक है, वह नाम उसको कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि यह पूर्वी तुर्की में भूमध्य सागर में 650 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला है कि इसके अलावा दक्षिणी ग्रीस और पश्चिमी तुर्की के तहत पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एजियन सागर प्लेट भी इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों का एक स्रोत है। एक अनुमान के अनुसार तुर्की का लगभग 95% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जबकि इस्तांबुल, इजामिर और पूर्वी अनातोलिया के क्षेत्र सहित लगभग 1/3 देश उच्च जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि सामान्य भूकंप यानी रेगुलर अर्थक्वेक एवं स्ट्राइकशील भूकंप, ठीक है, में अंतर क्या है? तो स्ट्राइकशील भूकंप में दो विवर्तनिक प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पार्श्व में संचलन करती है, जबकि एक सामान्य भूकंप में प्लेटों का संचलन ऊर्ध्वाधर होता है। फॉल्ट जोन विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप, विभिन्न प्रकार के भूकंप होते हैं। अगला है कि स्ट्राइकशील भूकंप रूपांतरित प्लेटों सीमाओं से संबंधित है, ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये जो उदाहरण है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ये किसके है? यानी स्ट्राइक भूकंप है। क्या होता है? जिसमें कि रूपांतरित प्लेट की सीमाएं होती है, ठीक है, जबकि सामान्य भूकंप अभिसरण प्लेट सीमा से संबंधित होते हैं, जहां प्लेटें ऊर्ध्वाधर गति करती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के साथ जो है, ठीक है। उसके बाद सामान्य भूकंपों की तुलना में स्ट्राइकशील भूकंप अधिक बार आते हैं, क्योंकि प्लेटें रूपांतरित सीमाओं के साथ निरंतर गतिमान होती है। एक दूसरे के विपरीत दो प्लेटें की गति एवं तनाव से निकलने वाली ऊर्जा स्ट्राइकशील फॉल्ट भूकंप का कारण है। जैसे ये देख सकते हैं कि स्ट्राइकशील है क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के समांतर है, विपरीत और समांतर गति करती है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो यानी स्ट्राइक ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उसी की वजह से हमेशा यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। तो भूकंपीय अंतराल, ठीक है, अंतराल क्या है? स्ट्राइकशील भूकंप के कारण भूकंपीय अंतराल हो सकता है, यानी लगातार आते रह सकता है, जिसमें किसी रूपांतरित सीमा के एक हिस्से में लंबे समय तक भूकंप नहीं आता है। इससे भविष्य में उस क्षेत्र में भूकंपीय घटना की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर नियमित भूकंप के कारण भूकंपीय अंतराल नहीं होता है। उसका सतही भूकंप क्या है के प्रभाव क्या है? तो सतही भूकंप के जो प्रभाव है, सतही भूकंप एक ऐसा भूकंप है जो सतह के करीब बहुत कम दूरी पर उत्पन्न होता है, आमतौर पर पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर। सामान्यतः इसकी गहराई 70 किलोमीटर से कम होती है और इसके परिणाम स्वरूप सतह पर काफी हलचल होने और सतह के टूटने की घटनाएं हो सकती है। अगला है कि अक्सर गहरे भूकंपों की तुलना में ये अधिक घातक होते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा सतह के पास से निकलती है, जिससे सतह में गति अधिक होती है और अति तीव्र कंपन होता है। यह इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और अन्य माध्यमिक स्तर के खतरे उत्पन्न हो सकता है। हालांकि भूकंप के कारण होने वाली क्षति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें भूकंप का दायरा, ठीक है, ऊपरी केंद्र से दूरी, भूकंप की गहराई, मिट्टी का प्रकार और सतह पर भूवैज्ञानिक स्थितियां सम्मिलित है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसे संभावित जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में बताते हुए विनाशकारी भूकंपों के लिए प्रमुख कारक इस क्षेत्र के विवर्तनिकी संरचना के बारे में विस्तार से बताइए। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।